नमस्कार, मैं रवीश कुमार। क्या आपको जेल भेजने और जेल भेजकर 90 दिनों तक पुलिस हिरासत में रखने का इंतजाम किया जा रहा है? क्या ऐसा है कि लंबे समय तक बिना जमानत के जेल में रखने के लिए भ्रष्टाचार के मामलों को भी आतंकवाद की श्रेणी में लाया गया है? उम्मीद है आपने उन 3 विधेयकों के बारे में सुन लिया होगा जिनके जरिए आपराधिक न्याय व्यवस्था को पूरी तरह बदलने और भारतीय बनाने का दावा किया जा रहा है, जिन्हें आप अभी तक भारतीय दंड संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम और दंड प्रक्रिया संहिता के नाम से जानते हैं। अब इन तीनों संहिताओं यानी कोड का नया नाम रखा गया है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता विधेयक, भारतीय न्याय संहिता विधेयक और भारतीय साक्ष्य विधेयक। इन तीनों विधेयकों को अगस्त महीने में पेश किया गया था, जिसके बाद सेलेक्ट कमेटी के पास भेजा गया। सरकार इतनी तैयारी से यह विधेयक लेकर आई थी कि इसे वापस लेना पड़ा और अब नए विधेयक सदन में रखे गए हैं। अगस्त के महीने में अमित शाह ने दावा तो यही किया कि अंग्रेजी हुकूमत की सारी व्यवस्था का जोर दंड देने पर था, हम न्याय पर जोर देना चाहते हैं। अंग्रेजी हुकूमत और हिंदी नाम की चाशनी से निकलकर जरा इस ड्राफ्ट में जो धाराएं हैं उसके बारे में सोचिए कि इसमें आपका कितना हित है और पुलिस को कितना मजबूत किया गया है। 60 या 90 दिनों तक जांच के नाम पर पुलिस हिरासत में रखने से आपको किस तरह का खतरा हो सकता है? मौजूदा कानून के तहत गिरफ्तारी के शुरुआती 15 दिनों तक पुलिस हिरासत का प्रावधान है। कई केस में पुलिस की जरूरत हो सकती है, मगर आप ट्रैक रिकॉर्ड तो देखिए, पुलिस का भी और कोर्ट का भी। उमर खालिद के केस में तो 1 साल बीत गया, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई नहीं हुई। यह देश की सर्वोच्च अदालत है। 1 साल क्या कम होता है? 7 महीने में 10 बार उमर खालिद की जमानत की सुनवाई स्थगित की गई। अलग अलग जजों के सामने केस गया, मगर सुनवाई नहीं हुई। दूसरी तरफ आप यह भी खबर देखिए, सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस बेला एम त्रिवेदी और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की पीठ के सामने एक विचित्र केस आया है। पटना हाईकोर्ट ने अग्रिम जमानत पर 1 साल तक फैसला सुरक्षित रखा। सुनवाई पूरी होने के 1 साल तक फैसला ही नहीं आया। जेल में लंबे समय तक रखना और कई कारणों से लंबे समय तक जमानत का नहीं मिलना, जमानत के मामले में सुनवाई का नहीं होना, साल भर तक फैसले का सुरक्षित रखे जाना, हम इन बातों से कितना नॉर्मल होते जा रहे हैं। पूछते भी नहीं हैं कि ऐसे में किस तरह की जवाबदेही होनी चाहिए। आम लोगों के लिए बात बात में सजा है, दंड है। क्या यह सब अपराध नहीं है? क्या आपको लगता है कि न्याय की व्यवस्था मजबूत हो रही है? कई केस ऐसे हैं जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस को डांट लगाई है कि सबूत नहीं है, फिर भी किसी को लंबे समय तक जेल में रखा गया। ऐसा करने वाली पुलिस के अफसर को शायद ही कभी सजा दी जाती है। सीआरपीसी 1973 के अंतर्गत अगर एक पुलिस अफसर किसी आदमी को गिरफ्तार करता है तो पहले 24 घंटे के बाद पुलिस कस्टडी को खींचने के लिए जुडिशियल ऑर्डर का होना जरूरी है। सेक्शन 167 सीआरपीसी ये तय करता है कि वो पुलिस कस्टडी का जो समय है वो केवल 15 दिन हो सकता है, और सिर्फ 15 दिन नहीं, गिरफ्तारी के बाद के पहले 15 दिन। जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता अब प्रपोज की जा रही है सीआरपीसी को हटाने के लिए, उसमें सेक्शन 187 अगर हम देखें तो ऐसा लगता है कि ये 15 दिन की जो लिमिट है उसके साथ काफी बदलाव सुझाए गए हैं। इतना तो क्लियर है कि वो पहले 15 दिन वाला जो रूल है उसको बदला जा रहा है, और जिस हिसाब से इल्जाम लगे हैं उससे यह तय होता है कि वो पहले 15 दिन नहीं, वो पहले 40 या पहले 60 दिन माना जाएगा कि पुलिस कस्टडी की हिफाजत पहले 40 या 60 दिन में ली जा सकती है। लेकिन अगर हम 187 के सब क्लॉज 2 को और ध्यान से देखें तो उसमें एक खामी नजर आती है। अब वो खामी गलती से रह गई है या वो खामी है ही नहीं, ये तो संसद में इस पे चर्चा होने पर ही पता लगेगा। पर वो खामी है क्या? वो खामी ये है कि 187(2) को अगर हम ध्यान से देखें तो उसमें ये पुलिस कस्टडी शब्द गायब है। उसका इफेक्ट क्या बनता है? उसका इफेक्ट ये बनता है कि वो 15 दिन, 40 दिन, 60 दिन की कोई मायने है ही नहीं। असल में पूरे 60 या 90 दिन आप पुलिस कस्टडी पॉसिबल कर दी है, और ये एक कमेटी की रिकमेंडेशन के बावजूद ऐसा लगता है कि ये नए वाले बीएनएसएस में ये गलती कहें या
इंटेंशनल चेंज कहें, यह बदलाव लाया गया है। इसलिए जब किसी को 60 या 90 दिनों के लिए पुलिस हिरासत में रखा जाने लगेगा, तब जरूर सोचिए कि पुलिस का राजनीतिक इस्तेमाल जब होगा तो आपका हित किस तरह से सधेगा। कम से कम भारतीय न्याय व्यवस्था का ट्रैक रिकॉर्ड ही देख लीजिए। 13 दिसंबर को राज्यसभा में तृणमूल कांग्रेस के सांसद साकेत गोखले ने बताया कि 77% लोग अंडर ट्रायल हैं, बेल के 500 रुपए देने के पैसे नहीं है उनके पास। आप साकेत गोखले का यह बयान ठीक से सुनिए। उन्होंने 6 महीने तक साबरमती सेंट्रल जेल गुजरात में बतौर एक अंडर ट्रायल बिताया है। वे कहते हैं कि 77% बंदी अंडर ट्रायल हैं। इसका अर्थ हुआ कि जेलों में 4 में से 3 लोग ऐसे हैं जो दोषी साबित होने तक बेगुनाह की श्रेणी में आते हैं। वकील तक पहुंचने में एक अंडर ट्रायल को 6 महीने लग जाते हैं। इनमें अधिकतर मुसलमान होते हैं या SC, ST या OBC। दिन में केवल 2 बार खाना मिलता है जो मनुष्यों के खाने लायक नहीं होता। दोपहर 3 बजे के बाद अगले दिन 9 बजे से पहले खाने को कुछ भी नहीं मिलता है। 40 लोगों के लिए बने एक बैरक में 80 से 85 लोग ठूंस दिए जाते हैं। अगर कोई कैदी जेल गार्ड के पास समस्या लेकर जाए तो उसे खंबे से बांधकर आधे घंटे तक पीटा जाता है ताकि दोबारा अपना मुंह खोलने की गलती ना करे। अधिकतर अंडर ट्रायल छोटे अपराध के लिए जेल में कैद हैं। मेरे बैरक में एक ऐसा व्यक्ति था जो 2 साल से जेल में इसलिए बंद था क्योंकि उसने 15 रुपए का एक दूध का पैकेट चुराया था। जमानत भरने के लिए 500 रुपए नहीं है, इसलिए 2 साल से जेल में सड़ रहा है। यह साकेत गोखले के बयान है। 15 रुपए की चोरी के लिए 2 साल की जेल। ट्रायल भी पूरी नहीं हुई मगर 2 साल से कोई जेल में है। न्याय व्यवस्था जांच और पुलिस व्यवस्था की बुनियाद पर चलती है। इनकी जवाबदेही तय नहीं की जाती। किसी को भी पकड़कर जेल में डाल देना आसान होता जा रहा है और इसका असर लोकतंत्र पर बहुत बुरा पड़ता है। लोग मामूली बातों में भी आवाज उठाना बंद कर देते हैं, लिखना बंद कर देते हैं। जेल का भय उन्हें डरपोक बनाता है। इसलिए इस पर व्यापक बहस होनी चाहिए कि नए प्रावधानों से किसी को भी 3 महीने के लिए पुलिस की हिरासत में डालना, आतंकवाद के केस में बंद करना क्या आसान होने जा रहा है। हम समझते हैं कि कई केस ऐसे होते हैं जिसमें पुलिस को लंबा वक्त चाहिए होता है, लेकिन जब पुलिस इसका दुरुपयोग करती है, किसी को फंसाती है, तो क्या उसके लिए किसी प्रकार का न्याय इन कानूनों में है जिसके साथ पुलिस इस तरह का काम करेगी? पुलिस के लिए क्या कोई सजा है? अगर पुलिस जांच के लिए किसी को 90 दिनों तक जेल में बंद कर दे और हर स्तर पर कुछ भी ना मिले तो क्या उसकी जवाबदेही होगी या 90 दिनों तक जेल में डालने का अधिकार ही पुलिस को दिया जाता रहेगा? मीडिया संस्थान कश्मीर वाला के संपादक पत्रकार फहाद शाह को 21 महीने बाद रिहाई दी गई। 11 साल पुराने केस में जेल में डाल दिया गया। रिहाई के वक्त जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट ने कहा कि बिना किसी ठोस कारण के किसी के खिलाफ आतंकवाद निरोधक कानून UAPA की धाराएं लगा देना ठीक नहीं। देश की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाना आतंकवादी गतिविधि नहीं है। इस तरह तो सरकार की कोई भी आलोचना करना UAPA के तहत जुर्म हो जाएगा। जुलाई 2022 में झारखंड के पत्रकार रूपेश कुमार सिंह को पुलिस 2021 के एक मामले में गिरफ्तार करती है। आरोप लगता है कि माओवादियों के लिए फंड जुटाने का काम किया है। रूपेश से जुड़े 3 फोन नंबर पेगासस इन्वेस्टिगेशन की लिस्ट में सामने आए थे, जिसके बाद यह आशंका जताई जा रही थी कि उनकी जासूसी की गई है। 1 साल से अधिक समय से रूपेश जेल में हैं। उनके खिलाफ हुई 4 FIR में से 3 में उनका नाम भी नहीं। उन पर भी UAPA के तहत केस हुआ है। अक्टूबर में NIA ने पूरक चार्जशीट दायर की है। इसी संदर्भ में विपक्ष के इस आरोप पर गौर कीजिए। आतंक की धारा का राजनीतिक इस्तेमाल किस तरह से किया जा रहा है। 13 दिसंबर को संसद में जो हुआ, आरोपियों के खिलाफ UAPA की धारा लगाई गई। आतंक की धारा मानी जाती है, लेकिन सरकार ने कितनी गंभीरता से लिया, इस पर गृह मंत्री ने संसद में जवाब देना भी उचित नहीं समझा और टीवी चैनल के कार्यक्रम में बोल आए। जयराम रमेश ने इसे लेकर सवाल पूछा है। खास तौर से जब पार्लियामेंट का सत्र चल रहा है, एक संसदीय परंपरा रही है कि मंत्री संसद के अंदर बयान देते हैं, पर हमारे गृह मंत्री
इतने बड़े अहंकारी हैं कि वो टीवी चैनल में जाते हैं, कल शाम को विस्तार से बात करते हैं इस घटना के बारे में, पर वही बात वो संसद के अंदर बोलने के लिए तैयार नहीं है। ऐसे कई सारे केस मिल जाएंगे आपको जिसमें 2-2 साल 5-5 साल तक जमानत नहीं मिलती है। लंबा समय बीत जाने के बाद अदालत उन्हीं एजेंसियों को फटकारते हुए जमानत दे देती है कि इनके खिलाफ अभी तक कोई सबूत नहीं। जेल में रखना आसान होता जा रहा है और बेल का मिलना मुश्किल होता जा रहा है, और यह आपके लिए, आम नागरिकों के लिए खतरे की बात है। राजनीतिक विरोधियों, सरकार की गलतियों को उजागर करने वाले पत्रकारों के साथ कई मामले सामने आ चुके हैं। भारतीय न्याय संहिता की धारा 253, 254, 255 पर गौर करना जरूरी है। इनके तहत लोक सेवकों को आज्ञा का पालन ना करने, किसी को बचाने का प्रयास करने पर 2 से 3 साल की जेल का प्रावधान कर दिया गया है। बचाने की कोशिश करेंगे तो जेल होगी, फंसाने की कोशिश करेंगे इसकी क्या सजा है? सेक्शन 255 में कहा गया है कि न्यायिक मामले में यदि लोक सेवक भ्रष्ट तरीके से आदेश सुनाता है, रिपोर्ट देता है, फैसला लेता है या निर्णय लेता है तो 7 साल की जेल होगी। इस प्रावधान को लेकर कई गंभीर सवाल उठे हैं। कपिल सिब्बल ने कहा है कि अगर सरकार तय करेगी कि कानून के खिलाफ कौन सा फैसला गलत है, तब तो मजिस्ट्रेट भी जेल जाने से डरेंगे, और ऐसा हुआ तो बेल मिलना, खासकर ऐसे बेकसूर को बेल मिलना मुश्किल हो जाएगा जिसके पीछे सरकार पड़ी हो। सबसे खतरनाक आगे, whoever being a public servant corruptly or maliciously, public servant means जज भी public servant है, corruptly means corruption motive से, maliciously that is दुर्भावना के साथ, दुष्ट भावना के साथ कोई किसी भी स्टेज जुडिशियल प्रोसीडिंग के, कानून की कार्रवाई पे किसी भी स्टेज पे कोई रिपोर्ट दे, कोई ऑर्डर पास करे, कोई फैसला करे, अंतिम फैसला ना भी हो, इंटरिम फैसला करे, ये जान के कि ये कानून के खिलाफ है, जज फैसला करते हैं, उनको ये नहीं पता चलता कि कानून सही है या नहीं है, वो अपने मन से फैसला करते हैं, जो सोचते हैं कानून सही है उस पर फैसला करते हैं, उसकी अपील होती है, उसकी रिवीजन होती है, कई फैसले गलत भी लिए जाते हैं, कई हाईकोर्ट के फैसले भी गलत होते हैं, मैजिस्ट्रेट के सही होते हैं। तो ये कहता है कि कोई भी ऐसा फैसला हो जो कानून के खिलाफ हो, वो तय करेगी सरकार के कानून के खिलाफ कौन सा फैसला है, उसको 7 साल की सजा हो सकती है, 7 साल की सजा और फाइन और बोथ। तो मुझे बताओ कौन सा मैजिस्ट्रेट इनके खिलाफ फैसला करेगा, कौन सा जज इनके खिलाफ फैसला करेगा? कहीं भी जज हो, मजिस्ट्रेट हो, हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट तो कानून तय करती है ना। तो जब कानून तय करती है और जो फासले लोअर कोर्ट के गलत होते हैं तो वो तो लायबल हो गए ना। मैं जानना चाहता हूं किस मंशा के साथ आप ये कानून लाए हो गृह मंत्री जी। आपने कभी इस कानून को देखा भी है? जब आपने इस कानून को सदन में पेश किया, आगे पढ़िए। Whoever being in any office which gives him legal authority to commit persons to trial or to confinement, ये पुलिसकर्मी भी हो सकते हैं, any office, or to keep persons in confinement corruptly or maliciously, दुर्भावना के साथ, commits any person for trial or to confinement, मतलब किसी को आप जेल में डाल दो दुर्भावना के साथ। अब कौन तय करेगा दुर्भावना के साथ आपने जेल में कर डाला? और कीप्स एनी पर्सन इन कन्फाइनमेंट, जेल में रखें, इन द एक्सरसाइज ऑफ दैट अथॉरिटी, पुलिस कर्मी की अथॉरिटी के अंतर्गत, एंड वो कानून के खिलाफ हो तो उसको भी 7 साल की सजा हो सकती है। तो पुलिस के कर्मियों को भी नहीं छोड़ा।
अगर वो कानून के खिलाफ, कई लोगों को तो कानून का मालूम ही नहीं होता, इनकी जानकारी थोड़ी ना होती है पुलिस कर्मियों को कानून क्या है, तो ये बताएंगे कि ये कानून है तो उसको अंदर कर या नहीं कर। तो कौन सा पुलिस कर्मी है जो इनके खिलाफ जाएगा? उसको अपनी नौकरी ज्यादा प्यारी है या उसको जेल जाना है? जो ये कहेंगे वो करेगा। कपिल सिब्बल की इन आशंकाओं को आप यूं ही खारिज नहीं कर सकते हैं। जेल का डर अधिकारियों के बीच भी आधिकारिक किया जा रहा है। इसका असर अगर किसी को लगता है कि अच्छा होगा तो वह भ्रम में है। ऐसे ही अधिकारियों की फौज चुप रहने और चुपचाप गलत करने को अपनी नियति मान चुकी है। अफसर तो अब डर के मारे ऑफ रिकॉर्ड ब्रीफिंग भी नहीं करते हैं। नई संहिताओं में जेल और जमानत के प्रावधानों और अधिकारों को लेकर व्यापक बहस होनी चाहिए। अगर अफसर किसी को बचाने का प्रयास करेगा, सरकार की नजर में लगेगा कि कोई अफसर किसी को बचा रहा है तो जेल जाएगा, मगर सरकार खुद को बचाने का प्रयास करे तो उसके लिए क्या सजा है? कभी आपने इसके बारे में सोचा है? आज का ही उदाहरण है जो आपको दे रहा हूं। आज के द वायर में रफाल के मसले पर एक रिपोर्ट छपी है। भारत में रफाल का मुद्दा समाप्त मान लिया गया है, मगर फ्रांस में अभी तक इसकी जांच और सुनवाई हो रही है। ताजा रिपोर्ट बता रही है कि भारत सरकार ने फ्रांस के साथ सहयोग नहीं किया है। अमेरिका ने भारत पर उसके अपने नागरिक की हत्या की साजिश का आरोप लगाया तो भारत ने क्या कहा? सबूत दीजिए, हम सहयोग करेंगे। आखिर रफाल विमान के मामले में भारत ने सहयोग क्यों नहीं किया? किस सच के सामने आ जाने का डर था? पेरिस की मीडिया वेबसाइट मीडिया पार्ट ने रफाल मामले में कई खोजी रिपोर्ट प्रकाशित की है। ताजी रिपोर्ट में यह है कि नरेंद्र मोदी की सरकार फ्रांस के जजों के साथ सहयोग नहीं कर रही है। 2016 में रफाल घोटाला सामने आया। 25 जुलाई 2023 को भारत ने फ्रांस के राजदूत ने अपने डिप्लोमेटिक नोट में लिखा है कि भारत सरकार सहयोग नहीं कर रही है। 8 महीने तक भारत सरकार टाल मटोल करती रही, फिर उसके बाद किसी तरह का संवाद ही बंद कर दिया। तब जाकर फ्रांस के राजदूत को डिप्लोमेटिक नोट में यह सब लिखना पड़ा। मीडिया पार्ट की यह रिपोर्ट द वायर में छपी है। आप अपने शहर के किसी भी हिंदी अखबार को पलट कर देखिएगा, ऐसी खबरें कभी नहीं मिलेंगी। इसलिए आपको पता नहीं कि देश में क्या क्या चल रहा है। यह भी तो भ्रष्टाचार का मामला है। अगर नागरिक पर लगेगा तो उस पर आतंक की धारा लगेगी, और जब सरकार पर आरोप लगेंगे और वो सहयोग ना करे। आज के विश्व में आप जानते हैं भ्रष्टाचार का स्वरूप अंतर्राष्ट्रीय है। अगर भारत सरकार अपने लोगों को बचाने के लिए अमेरिका, ब्रिटेन या फ्रांस में चल रही जांच में सहयोग ना करे तो क्या उस पर कोई धारा लगेगी? इस तरह से देखिए तो समझ में आएगा कि ऐसे प्रावधानों के पीछे सरकार का ही फायदा है। नागरिक के अधिकार कमजोर होते जा रहे हैं। अगस्त महीने में इन तीनों को संसद की समिति के पास भेजा गया था, विधेयकों को, लेकिन उसके बाद भी इन प्रावधानों को लेकर कोई बड़ा बदलाव नहीं हुआ, बल्कि आर्थिक अपराध को आतंकवाद की श्रेणी में डाला गया है। मीडिया रिपोर्ट ही ठीक से देख लीजिए। इंडियन एक्सप्रेस ने अपने संपादकीय में लिखा है कि संसद की स्थायी समिति ने इन प्रावधानों को लेकर 19 एक्सपर्ट से बात की है। इन 19 में से 6 तो सरकार के कर्मचारी रह चुके हैं, तो वो क्या सुझाव दे रहे होंगे आप अंदाजा लगा सकते हैं। विपक्ष के कई सांसदों ने इस पर चिंता जताई है कि जल्दबाजी में सब कुछ किया जा रहा है। 13 दिसंबर को संसद में अमित शाह ने कहा कि केवल व्याकरण में बदलाव किया गया है, मूल बिल वही है, फुल स्टॉप कॉमा का बदल है, 2-3 धाराओं का बदलाव है। तो इतना समय विधेयक कमेटी के पास रहा, कॉमा चेंज हुआ है। क्या यह सवाल जायज नहीं कि संसद की स्थायी समिति के पास विधेयक गया, 3 महीने के बाद केवल कॉमा फुल स्टॉप बदला गया? इतना महत्वपूर्ण बिल है, विपक्ष समय मांग रहा है, तो समय क्यों नहीं मिलना चाहिए? कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम ने कहा है कि तीनों विधेयक समय की बर्बादी है, पुरानी बातें ज्यादा हैं। चिदम्बरम ने लिखा है कि 90 से 95% मौजूदा आईपीसी से कॉपी पेस्ट किया गया है, कुछ संशोधनों से काम चल सकता था। सोमवार को ये सीआरपीसी और ये जो 3 कानून है पहले लोकसभा में लाना है, उसके बाद ही राज्यसभा में आएगा। लोकसभा में मांग और राज्यसभा में मांग इंडिया पार्टी की ओर से एक ही मांग है, कॉमन मांग है, कॉमन डिमांड है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि जो निलंबित हुए हैं, जो सस्पेंड हुए हैं, उन एमपीज का सस्पेंशन विड्रॉ होना चाहिए, हम वो भी नहीं कह रहे हैं। हम यही कह रहे हैं कि गृह मंत्री आए और बयान दें
और उस बयान के बाद जो कुछ आपको चर्चा करनी हो चाहते हैं, 15 घंटा एलोकेट हुआ है इन 3 बिल के लिए। हम तैयार हैं, हम चर्चा में भाग लेना चाहते हैं, हमारे वक्ता भाग लेना चाहते हैं, सभी पार्टियों के नेता इसमें भाग लेना चाहते हैं। ये बड़े महत्वपूर्ण बिल हैं। एक और पहलू है, अगस्त में जो न्याय संहिता का ड्राफ्ट लाया गया उसके मुकाबले 12 दिसंबर को जो लाया गया उसमें आतंक की परिभाषा को व्यापक किया गया है। भ्रष्टाचार जैसे आम अपराध को भी आतंक की परिभाषा में जोड़ दिया गया। तो क्या अब मामूली भ्रष्टाचार के केस में भी राजनीतिक कारणों से किसी के भी खिलाफ यूएपीए लगा देना आसान हो जाएगा? इसके डेफिनिशन को, इस क्राइम को सेक्शन 15 यूएपीए के साथ ऑलमोस्ट मैच कर दिया गया है। तो जो हम देख रहे हैं कि अब वाले बीएनएसएस में इकोनॉमिक सिक्योरिटी या फाइनेंशियल सिक्योरिटी ऑफ इंडिया के बारे में चर्चा की गई है और पहले शायद नहीं थी, तो इसका अर्थ सिर्फ ये नहीं है कि अब इसको बहुत ब्रॉड कर दिया गया है और इसमें करप्शन को मिला दिया गया है, लेकिन हुआ ये है कि सेक्शन 15 यूएपीए में ये शब्द 2013 से मौजूद थे और अब सेक्शन 15 यूएपीए को एक मॉडल बना के ऐसा लग रहा है सेक्शन 113 बीएनएस को बनाया गया है। हालांकि ऐसी बात नहीं है कि पूरा यूएपीए वाला जो डेफिनेशन है वो लाया गया हो, उससे थोड़े चेंजेस भी हैं डेफिनेशन में, और जहाँ की इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस की बात होती है तो वहाँ पे भी थोड़े चेंजेस हैं। सेक्शन 113 में कोई ऐसा प्रोविजन नहीं दिखाई दे रहा है जो कि सेक्शन 15(2) यूएपीए में दिखता है। हमारे पास अब एक ऐसे हालात बन जाते हैं कि बीएनएस और यूएपीए दोनों साथ साथ चलेंगे और उसमें काफ़ी दिक्कतें मौजूद हो सकती हैं। दिक्कतें इस प्रकार की कि यूएपीए का जो प्रोसीजर है वो बहुत फ़र्क है ऑर्डिनरी क्राइम से। हम सब जानते हैं बेल मुश्किल होती है, उसमें किसको क्या साबित करना है वो फ़र्क है, और ये सब रेगुलर क्राइम में, रेगुलर प्रोसीजरल लॉ में नहीं होता। तो अब कौन तय करेगा कि यूएपीए का केस बनेगा या भारतीय न्याय संहिता का केस बनेगा? सेक्शन 113 में एक एक्सप्लेनेशन डाली गई है कि एक सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस लेवल के अफसर को ये नतीजे पे आना है कि कौन से इल्जाम लगाए जाएंगे एफआईआर में। अब क्या ये सही है, क्या ये गलत है, क्या ये किस तरीके के इंसेंटिव देता है एजेंसीज को जो जानती हैं कि यूएपीए में अलग प्रोसीजर है और यहाँ पे अलग। निश्चित रूप से इस बिल पर पब्लिक के बीच व्यापक चर्चा की जरूरत है क्योंकि जिंदगी पब्लिक की दांव पर है, मगर इन सवालों को हिंदी, भारतीयकरण और गौरव की परत चढ़ाकर गायब किया जा रहा है और आप अक्सर ऐसी बातों के झांसे में आ जाते हैं। नमस्कार, मैं रविश कुमार।